हेलो एवरीवन। स्वागत आप सभी का यहाँ पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर हमारी अब तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, उन 2 क्लास में मैं अभी तक करवा चुका हूँ आपको टीचिंग इंट्रोडक्शंस। ठीक है, उसके बाद मैंने करवाया था मॉडल्स ऑफ टीचिंग। और इसके बाद मैंने करवाया था वेरिएंट्स ऑफ टीचिंग। ये तीनों चीज आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप लोग बताना। इन तीनों के अंदर अभी तक मैंने जो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था हमारा, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके अंदर टीचिंग का क्या मतलब होता है और एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। उसी के साथ में जो फिलोसफीज थे वो भी मैंने बताए, आइडियोलॉजिज्म थे वो भी मैंने बताए, नेचरलिज्म और इसके साथ में और भी जो चीजें थी वो सारी मैंने बताई। साथ में जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक्स और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो भी मैंने यहाँ पे बता दी थी। और इसके साथ में जो हमारा अगला पॉइंट था मॉडल्स ऑफ टीचिंग, इसके अंदर मैंने आपको पेडागोजी पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको एंड्रागोजी करवा दिया। ठीक है, और लास्ट हमारा था ओटागोजी। तो ओटागोजी हमारा हो गया। ये 3 चीज मैंने इसके अंदर आप लोगों को करवा दी थी। और लास्ट में जो हमारा बचता है वेरिएंट्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसमें हमारा हुआ था टीचिंग, लर्निंग। टीचिंग जो है वो लर्निंग से कैसे अलग है, क्या फर्क है इनके अंदर। और टीचिंग जो है वो लर्निंग के साथ में हमारी ट्रेनिंग से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारा था इंस्ट्रक्शन। उसके बाद था हमारा काउंसलिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा था कंडीशनिंग। और लास्ट में हमारा था इंडोक्ट्रिनेशन। ये हमारा जो टीचिंग जो है लर्निंग से कैसे अलग है, टीचिंग ट्रेनिंग से कैसे अलग है, टीचिंग इंस्ट्रक्शन कैसे अलग है। उसके बाद ये काउंसलिंग है, ये टीचिंग से कैसे अलग है। और कंडीशनिंग है, ये कैसे अलग है। और इंडोक्ट्रिनेशन है, ये टीचिंग से कैसे अलग है। ये सब चीजें मैंने लास्ट वीडियो के अंदर करवा दिया था। अगर नहीं आता है तो अगर प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से ये रिपीट करवा देता हूँ ये वाली चीज। तो एक बार जो मेन में जो चीज थी पॉइंट्स वो मैं बता देता हूँ। कुछ 1-2 लोग बच्चों के कमेंट्स भी आए थे, बोल रहे थे कि सर एक बार इसको वापस से रिपीट करवा देना, 1-2 पॉइंट्स में थोड़ी मिस्टेक थी। तो मैं चाह रहा था कि ये एक बार टीचिंग से लेकर और इंडोक्ट्रिनेशन से मैं एक बार मोटा मोटा वापस से आप लोगों को बता देता हूँ। तो हमारी जो कॉमन टर्म्स एंड कंपेरिजन था टीचिंग और लर्निंग। ठीक है, इसमें मैं डीपली ना जा करके मैं आपको मेन मेन बातें बता देता हूँ। टीचिंग हमारा क्या था, ये 2 वे प्रोसेस था। ठीक है, और लर्निंग हमारा क्या था, 1 वे प्रोसेस। कैसे, मैंने आपको एक बात बताई थी, जहां पे टीचिंग हो रही है तो वहां पे लर्निंग भी होगी डेफिनेटली। ये लास्ट क्लास में मैंने बताई थी ये बात आप लोगों को। तो क्या होता है टीचिंग और लर्नर, तो टीचर और लर्नर जहाँ पे होता है तभी टीचिंग जाके होगी। अगर कोई लर्नर नहीं है यानी कोई पढ़ने वाला है ही नहीं वहां पे, तो टीचिंग क्लास में आके खाली क्लास के अंदर टीचर आके क्या करेगा पढ़ा के।
हाँ, तो वो लर्निंग पूरी मानी नहीं जाएगी। तो टीचिंग कब होती है? जब लर्नर होता है। इसलिए क्या होता है कि टू वे प्रोसेस होता है। और लर्निंग जो है, तो पहले से पहले क्या बात बताई कि टीचिंग जो है तभी होगी जब लर्नर वहां पे मौजूद होगा, या पढ़ने वाले जो बच्चे वहां पर अवेलेबल होंगे, तभी टीचिंग होती है। लेकिन जो लर्नर होता है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो टीचर हो तभी पढ़े। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि लर्नर जो है कि जो चीजें सीखता है एनवायरनमेंट से, तो वो टीचर से ना सीख करके समाज में या आसपास के माहौल में या अपने एक्सपीरियंस से जो भी सीखता है ना, तो वो सब चीजें टीचर थोड़ी सिखाता है, वो सब इस प्रकृति से सीखता है। तो उसके अंदर क्या है कि लर्निंग बाहर से हो रही है, ठीक है। तो उसमें टीचर नहीं करवा रहा उसको, कोई डायरेक्ट आके कि बैठा के समझाएगा कि ये चीज ऐसे होती है, वो ऐसे होती है, नहीं। वो समाज में देख करके सीखेगा, घर परिवार का माहौल देख के सीखेगा ना, यार दोस्तों में सीखेगा, है ना, घर रिश्तेदारों में या फिर गांव समाज में रह करके जो चीजें सीखता है। तो इस वजह से इसमें क्या कहा गया है कि जो टीचिंग जो है वो टू वे प्रोसेस है, और लर्निंग जो होती है वो हमारी वन वे प्रोसेस होती है। क्लियर? लेकिन जो टीचिंग जो है हमारी, इसमें मैंने दो पॉइंट आपको बताए थे। तो एक तो था हमारा टीचिंग क्या करती है, अभी क्रिटिकल थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करती है, ठीक है। तो ये शब्द जो थे हमारे कल लास्ट क्लास जब ये हुई थी, उसमें क्वेश्चंस वगैरह करवाए थे, तो कितनी बार ये रिपीट हुए थे, है ना, कितनी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने नोट कर लिए, नहीं तो आप इसको कर लेना। तो ये था हमारा टीचिंग और लर्निंग। और ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि किसी एक काम की स्किल देना, किसी एक पर्टिकुलर एक टॉपिक या सब्जेक्ट की स्किल आप जब लेते हैं तो क्या कहलाती है? ट्रेनिंग कहलाती है। जैसे आप कार चला रहे हो, तो क्या है, तो कार चलाना जब सीख रहे हैं तो आप जाएंगे, सीखेंगे उसके पास, तो वो आपको बताएगा कि ऐसे ऐसे बैठ के आपको ऐसे बैठना है, और ऐसे चाबी डाल करके आपको गाड़ी ऑन करनी है, ऐसे गियर डालना है, ठीक है, उसके बाद ऐसे ऐसे करके आप चलाना है। तो क्या हुआ, एक पर्टिकुलर एक स्किल हो गई गाड़ी चलाना। लेकिन टीचिंग जो होती है ये अपने आप में काफी बड़ा टर्म है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो टीचर होता है उसमें ये सभी टर्म्स आ जाती है। टीचर में लर्निंग भी आ जाती है, ट्रेनिंग भी आ जाती है ना, ये काउंसलिंग, कंडीशनिंग, और ये सारे इसे टीचिंग के अंदर आ जाती है। कैसे कि एक टीचर जो होता है वो पढ़ाता है तो लर्न भी करता है खुद, यानी खुद भी पढ़ता है साथ में, है ना। उसके साथ में वो ट्रेनर भी हो सकता है, इंस्ट्रक्टिंग भी हो सकता है, काउंसलिंग भी हो सकता है, और कंडीशनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन भी। तो ये सब चीजें टीचिंग के अंदर आती है। इसलिए एक टीचिंग क्या है, एक बड़ा टर्म है। तो क्या है कि ट्रेनिंग में क्या है कि आपको सिर्फ एक ही स्किल की एक स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन टीचिंग में क्या होता है कि इसमें आप कंप्लीट आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर काम किया जाता है, यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम किया जाता है। इसलिए ये टीचिंग क्या होता है, एक बड़ा टर्म होता है अपने आप में। उसके बाद अगला है हमारा इंस्ट्रक्टिंग। तो इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्टर, जैसे कि मान लो हम कह सकते हैं इसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आपको समझाना। जैसे आप जिम में जाते हो तो वहां पे आपके एक लास्ट क्लास में ये एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था कि अगर जिम में जाते हो तो वहां पे आपको इंस्ट्रक्टर मिलता है। तो क्या करता है कि वो आपको बताएगा कि आपको आज कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कल कौन सी करनी है ना, आपको आज क्या खाना है, कल क्या खाना है, आपको कितना सोना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, आज ट्रेडमिल पे डोलना है, भागना है, रनिंग करनी है, या फिर आपको कौन सी वाली एक्सरसाइज करनी है। तो क्या है कि पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस करके बताता है। तो क्या कहलाता है? इंस्ट्रक्टिंग। उसके बाद अगला आता है हमारा काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में क्या होता है, यानी आपकी प्रॉब्लम सुनकर आपको गाइड करना, ठीक है। इसके पूरी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में, उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मोटी सी बात बता दी है कि आपकी प्रॉब्लम सुन करके आपको गाइड करना, ठीक है, कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या है, आपको किस फील्ड में जाना है, आपको क्या पढ़ाई करनी है। तो वो क्या है कि आप उससे फीडबैक ले सकते हैं। तो ये फीडबैक आपको एक टीचर भी दे सकता है, ठीक है। तो उसके बाद अगला है हमारा कौन सा? कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, यानी कंडीशन लगा देना या फिर एक बिहेवियर चेंज करके आपको सिखाना, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। जैसे कि बिहेवियर चेंज करके सिखाने का आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दो वे में आप ले सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव में क्या होता है कि जैसे कि हम क्लास में जैसे बच्चे अगर क्लास में नहीं आ रहे या पढ़ाई नहीं कर रहे, तो टीचर क्या करेगा,
कि उनको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से समझाएगा कि आपको डेली क्लास में आना चाहिए, है ना। आप आओगे तो आप अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी पढ़ाई होगी तो आप अच्छे नंबर लेकर के आगे जा करके अच्छा करोगे और आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आके अगर आपने टॉप किया तो आपको मेडल मिलेगा या टॉफी चॉकलेट मिलेगी जो भी है ना, या प्राइज मिलेगा जो भी है। तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से हम दे सकते हैं। तो नेगेटिव एस्पेक्ट से अगर कोई क्लास में नहीं आ रहा तो टीचर क्या उसको पनिशमेंट देगा, उसको मार पड़ेगी, तो उसको डर के मारे क्या करेगा कि वो बच्चा डेली क्लास में आना शुरू कर देगा। ठीक है, नेगेटिव तरह से भी ले सकते हैं। तो कंडीशनिंग मतलब कि क्या होता है, कुल मिला के यानी आपके बिहेवियर को चेंज कर देना। ठीक है, बिहेवियर चेंज करके सिखाना। उसके बाद अगला हमारा लास्ट आता है इंडोक्ट्रिनेशन। तो इसमें क्या था, यानी कुछ चीजें जो होती है जो फिक्स होती है हमारी लाइफ में, ठीक है, यानी बिना किसी क्वेश्चन के, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो इसमें हम जो हमने सोच लिया, जो हमारा फेथ है, विश्वास है जिसके ऊपर, नहीं सेट ऑफ बिलीफ होती है हमारी, यानी हमारे ऊपर विश्वास जो जिस चीज पे बन जाता है तो हम उसको मानते हैं, यानी उसके ऊपर क्या करते हैं, विदाउट क्वेश्चनिंग, उस क्वेश्चन मतलब कि बिना कोई सवाल किए उस चीज को हम मान लेते हैं। कैसे, जैसे कि आपका नाम क्या है, या आपके मम्मी पापा का नाम क्या है, आपके गांव शहर का नाम क्या है, या फिर भगवान होता है नहीं होता है, या फिर आत्मा होती है, भूत प्रेत वगैरह, जो भी ये एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, है ना। कि मेरा जो है मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारे में जाने का मन करता है कि मैं दिन में 2 टाइम जाता हूँ, जिससे मेरे को मन को शांति मिलती है। तो मिलती है। इसमें क्या होता है, विदाउट क्वेश्चनिंग, यानी क्या होता है, आपके पास सेट ऑफ बिलीफ बन जाता है। वो क्या कहलाता है, इंडोक्ट्रिनेशन। तो ये चीज आपको वापस से क्लियर हो गई होगी। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो वो हमारा मेथड ऑफ टीचिंग। तो ये मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है, इसमें 2 मेन पॉइंट हमारे हैं कि जो मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर पहला आता है कि एक टीचर सेंटर्ड और दूसरा आता हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड। ये 2 मेथड हमारे हैं इसमें जब हम पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड। अभी हम टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड की ये दोनों चीजें हम देखेंगे। तो क्या होता है इन दोनों के अंदर, टीचर सेंटर और स्टूडेंट सेंटर। तो ये जो टीचर सेंटर जो है हमारा, ये हमारा ओल्ड मेथड, ठीक है, ये हमारा पुराना तरीका है। और स्टूडेंट सेंटर क्या है, ये न्यू मेथड है। तो टीचर सेंटर का मतलब होता है कि टीचर पर केंद्रित, ठीक है। और स्टूडेंट का मतलब, स्टूडेंट सेंटर मतलब यानी इसमें क्या होता है कि टीचर सेंटर का मतलब होता है कि टीचर सेंटर, जब अगर क्लास में कोई टीचर आता है, उन्होंने पढ़ाया और पढ़ा करके चले गए, ठीक है, कि मैं आया, मैंने ये चीज पढ़ाई बच्चों को और पढ़ा करके चला गया, तो सारी चीज किसके ऊपर डिपेंड होती है, टीचर के ऊपर। तो क्या कहलाता है, टीचर सेंटर। और जब स्टूडेंट खुद से करके पढ़ता है तो वो क्या कहलाता है, स्टूडेंट सेंटर। तो जैसे कि हम इसमें ऐसे कह सकते हैं कि टीचर सेंटर में जो बच्चों को पका पकाया मिल जाता है, ठीक है, और इसमें स्टूडेंट सेंटर में क्या होता है कि बच्चों को खुद से दिमाग लगाना पड़ता है, यानी खुद से सोच करके पढ़ना पड़ता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे उसको सोल्व करना है, कैसे फाइंड आउट करना है उस चीज को। तो ये क्या होती है, हमारा स्टूडेंट सेंटर। तो जब टीचर सेंटर की जब बात करते हैं तो इसमें जब टीचर पढ़ाता है तो उसमें क्या, स्टूडेंट क्या होता है, पैसिव हो जाता है, ठीक है, यानी शांत। टीचर आया, उन्होंने पढ़ाया और उन्होंने बोल दिया कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ चुपचाप सुन लो और आराम से देख करके समझो, किसी को कोई बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये पढ़ा करके चले गए। तो उसमें क्या होता है, स्टूडेंट पैसिव हो जाता है, ठीक है। और जब स्टूडेंट सेंटर की जब बात करते हैं तो उसमें जब टीचिंग होती है तो उसमें क्या हो जाता है, स्टूडेंट एक्टिव हो जाता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। मतलब कि क्वेश्चन जवाब करेगा, कोई टीचर ने जो पढ़ाया वो अगर उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या उसके दिमाग में कोई आइडिया जनरेट हो रहा है, तो क्या करेगा, फीडबैक या लेने के लिए, या फिर अपने जो आइडियाज हैं वो जनरेट करेगा, टीचर से पूछेगा कि ये चीज ऐसे है या ऐसे नहीं है, मेरे को ऐसे आई नहीं आई। तो ये क्या होता है, स्टूडेंट
सेंट्रिक मेथड कहलाता है हमारा। तो हमारे जो इंडिया में आज के टाइम में जो हमारी पढ़ाई चलती हुई आ रही है, तो वो किस बेस पे चल रही है? टीचर सेंटर के ऊपर। यानी टीचर सेंटर, टीचर आया क्लास में, पढ़ाया, पढ़ा करके चला गया। तो ये चीज आप लोगों ने अगर पहले नोट की हो क्लास में, जैसे ये चीज मैंने तो नोट करी है, जैसे क्लास में हम पढ़ते थे तो उस टाइम पे जैसे टीचर्स आए, उन्होंने पढ़ाया, चुपचाप जो मैं पढ़ा रहा हूँ सुन लो, ये जो पढ़ा रहा हूँ ये सब ओके है, ठीक है, और आपको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है, पढ़ा के चले गए। तो उसके बाद में क्या होता है कि जैसे कि अगर कभी चीज कुछ नहीं आई समझ में, तो क्या है कि पूछने का मन भी नहीं करता उस क्लास में। तो अगर पूछते भी हैं तो मतलब कि वो चीज हम नहीं कर पाते थे, मतलब कि शांत रहना एक तरीके से। तो उसमें क्या रहता था कि टीचर ने अगर ऐसी फ्रीडम दी नहीं उन बच्चों को कि आप अपना फीडबैक दें या क्वेश्चंस वगैरह दें कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। बस वहां पे टीचर सेंटर का मतलब क्या था, टीचर ने आकर के पढ़ा के और अपना जो भी था काम करा के चले गए। तो उन्होंने बच्चों से फीडबैक नहीं लिया कि उनको आया कि नहीं आया समझ में। तो इसमें क्या है स्टूडेंट सेंटर में कि ये हमारा क्या होती है, इफेक्टिव लर्निंग होती है इसके अंदर, ठीक है। तो इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? स्टूडेंट सेंटर। तो इसके बाद आगे जब हम बात करते हैं जो टीचर सेंटर और स्टूडेंट सेंटर जो है, इन दोनों में सबसे पहले हम टीचर सेंटर की बात करते हैं। तो ये आई होप आप लोगों को दोनों पॉइंट जो टर्म्स हमारी समझ में आ गई होगी कि टीचर सेंटर और स्टूडेंट सेंटर क्या होता है। तो अब हम टीचर सेंटर को देख लेते हैं। इसमें दो मेथड आते हैं हमारे, एक तो लेक्चर मेथड और एक आता है हमारा टीम टीचिंग। तो लेक्चर मेथड का मतलब क्या होता है, जो अभी मैंने बताया, टीचर आया, लेक्चर दिया और चला गया, तो ये हमारा लेक्चर मेथड हो गया। और टीम टीचिंग क्या होती है? ये हमारी होती है जैसे कि जब कोई क्लास बड़ी हो या एक से ज्यादा टीचर पढ़ाए तो टीम टीचिंग कह सकते हैं। जैसे कि हम अपने स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में कहीं पे देखा होगा कि क्लासेस वगैरह जैसे लग रही हैं, तो उसमें बच्चे बैठे हुए हैं, तो एक टीचर आएगा, उन्होंने पढ़ाया और पढ़ा करके चले गए। उसके बाद दूसरा टीचर आया, उन्होंने पढ़ाया, फिर चले गए। तो क्या होता है कि वो जो टीचिंग होती है वो हमारी टीम टीचिंग के अंतर्गत आती है, ठीक है। वो कौन सी टीचिंग होती है? वहां पे टीम टीचिंग होती है। तो ये दोनों मेथड किसके अंदर आते हैं? टीचर सेंटर्ड में। क्लियर? आप इन दोनों को ध्यान रखना। उसके बाद आगे हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट आता है हमारा स्टूडेंट सेंटर मेथड। तो इसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है हमारा और एक होता है हमारा लर्नर, तो इन दोनों में इंपॉर्टेंट कौन है? लर्नर हमारा, ठीक है। यानी टीचर जो है टीचिंग इस तरह से करवाए लर्नर की कि जिससे कि लर्नर जो है हमारा उसका क्या हो जाए, बेनिफिट हो जाए, ठीक है। तो इसमें ये चीज मैंने बता दी थी कि लर्नर जो है जब क्या नाम है स्टूडेंट सेंटर की जब बात करें तो उसमें जो लर्नर हमारा क्या होता है, एक्टिव होता है ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मतलब कि कुल मिला के मोटी बात यह है कि लर्नर का दिमाग चलाना होता है इसके अंदर, है ना। यानी जो चीज उनको समझ में आई कि नहीं आई, ये सारी मेन मोटी बात है। अब जैसे कि एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर हम जो है पढ़ते रहते हैं जेआरएफ के बारे में, है ना, जितना सिलेबस है कर रहे हैं, लेकिन हमारा होता नहीं है ना, सिलेबस पूरा कवर होता है, या फिर कर भी लेते हैं तो चीजें समझ में नहीं आती, आ भी जाती हैं तो अभी जो पढ़ रहे हैं वो आ रही है, लेकिन आगे का जो पढ़ेंगे तो पीछे के भूल जाते हैं। तो इसमें हमारा अच्छे मार्क्स या स्कोरिंग आ नहीं रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये हमारा नेट का जो एग्जाम है, ठीक है, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो हो गया नॉर्मल और एक हो गया स्मार्ट, जो तैयारी करने वाले होते हैं। तो नॉर्मल वाला क्या होता है कि वो भी तरह लग रहा है वो एक आंधे की तरह इसमें जो भी है पढ़ता जा रहा है सिलेबस को, वो नहीं हो रहा, उससे कवर एग्जाम आ गया, दिया, ठीक है, जो हो गया, छूट गया। लेकिन जो स्मार्ट लर्नर जो होता है वो क्या करता है कि वो एक अपने पहले एरिया डिसाइड कर लेता है कि पहले मेरे को इतना एरिया कवर करना है, वो उतना कर लेगा। उसके बाद फिर वो अपने इतना एरिया कवर करना है वो कर लेगा। तो ऐसे करते करते थोड़ा अपना एरिया की डिसाइड कर करके उनको पढ़ता रहता है, थोड़ा थोड़ा करके, और थोड़ा थोड़ा करके जितना उसने पढ़ा, लेकिन वो जो पढ़ा वो इतना पढ़ा कि उसके दिमाग में वो चीज आ गई, ठीक है। मान लो उसने इतना पढ़ लिया, अब इसमें उन्होंने 65% का स्कोरिंग कर ली इतना पढ़ के, लेकिन वो पढ़ के ऐसा हुआ कि वो चीजें आ गई इसके दिमाग में, एग्जाम में गया, बैठा, उसने इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए सारे अटेम्प्ट किए, उसके लगभग ऑलमोस्ट सारे सही हो गए,
ठीक है। और एक ऐसा जो है नॉर्मल स्टूडेंट, वो क्या है कि पढ़ रहा है, इधर की चीजें आ रही है तो ठीक है, समझ में नहीं तो इधर की आ रही है तो भी ठीक है, आ रही है नहीं आ रही है तो भूल गए, है ना। तो वो जाकर के एग्जाम देगा तो उसका वही फिर लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो उसके 50 क्वेश्चन में से लगभग कितने मान के चल रहे हो आप, 15 एवरेज है आसपास या 20 लास्ट, है ना, इतने स्कोरिंग कर पाते हैं वो लोग, है ना। तो एक तरीका होता है तैयारी करने का, आप अपने एक एरिया डिसाइड करें कि मेरे को इतना इतना करना है। अगर आप मान लो कि पहले यूनिट के अंदर सॉरी, जो ये पहला पेपर है इसमें 10 यूनिट आती है, 10 में से अगर आपको लगता है कि जो 8 यूनिट में है इनको अच्छे से कर सकता हूँ इतने टाइम पीरियड के अंदर, और ये जो 2 यूनिट है वो मेरे से नहीं हो पाएगी, अब मैं कर भी लूंगा लेकिन उसको मेरे को ज्यादा इफेक्ट्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपके टाइम होते हुए अगर ये हो जाती है तो अच्छी बात है, उसके बाद ये कर लो, नहीं होती है तो आप इन 8 को इतनी अच्छे से इतने पक्के से कर ले कि आप इनके अंदर मार ना खा सके। ठीक है, तो 8 का मतलब ये हो गया कि आपके 50 में से 40 नंबर आपके कन्फर्म है। ठीक है, तो 40 भी अगर पूरे भी नहीं मान के चलते तो आप 35 नंबर तो आराम से इजीली ले सकते हैं। तो इसलिए आप अपने स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करें, और पेपर भी अटेम्प्ट करने का एक स्मार्ट तरीके होते हैं जो आप क्लासेस लेते रहेंगे साथ साथ में डेली, तो मैं आपको ये भी तरीके धीरे धीरे बताते रहूंगा। जैसे कि आज मैं बताता हूँ, चलो ये ट्रिक्स आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे ये पूरा क्लास लेकर के, तब ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले छोटी छोटी कुछ चीजें और रह गई हैं वो हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर के ऊपर चलते हैं। तो ये हमारा टीचर सेंटर मेथड हो गया था, मैंने बता दिया था। अब उसके बाद आता है हमारा अगला स्टूडेंट सेंटर मेथड। तो इसके अंदर क्या होता है, पहला हमारा है साइबरनेटिक्स। तो ये एक नई टर्म ऐड हुई है, इसका मतलब क्या होता है, फीडबैक देना। ठीक है, ये एक फीडबैक मेथड है, क्लियर। यानी फीडबैक मेथड का मतलब क्या होता है कि जो आपने पढ़ा या टीचर ने आपको पढ़ाया उसके बाद में उसका फीडबैक लेना। तो फीडबैक पूछ करके भी ले सकते हैं कि हाँ भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया तो ठीक है, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, कहाँ पे नहीं आया, क्या नहीं आया, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो वो सारा जो भी प्रोसेस होता है, या इसमें क्विज सेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, यानी क्विज यानी छोटे छोटे एग्जाम ले ली हर टॉपिक के बाद में, है ना, छोटे छोटे एग्जाम लेकर के देख लिया कि बच्चों को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। तो वो क्या होता है, स्टूडेंट सेंटर के अंदर वो चीज आती है, और उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट हमारा साइबरनेटिक्स, यानी इसका मतलब होता है फीडबैक मेथड। उसके बाद दूसरा आता है हमारा असेसमेंट एंड प्रोजेक्ट्स। ये आप लोगों ने भी ये चीज नोट करी होगी, अगर आपके जैसे आपने यूजी पीजी वगैरह किया है तो टीचर क्या होता है कि आपको असेसमेंट या प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे देगा। तो जिस टॉपिक के ऊपर देता है उसके पहले उस टॉपिक के बारे में हल्का फुल्का थोड़ा पढ़ा देगा या बता देगा, या नहीं भी पढ़ाते हैं तो आपको क्या करते हैं कि वो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने के लिए दे देंगे कि जाओ आपको करके लेके आना है। तब ये काम किसके ऊपर है, पूरा कौन करेगा इस काम को, स्टूडेंट। टीचर तो आके करके करवाएगा नहीं कि चीज ऐसे होती है ऐसे होती है, आप ऐसे करो ऐसे करो। उनका तो काम होता है कि जो आप ये काम है आप ले जाओ कर लो और ला करके मेरे पास सबमिट करवा दो, बाद में मैं इसको देखूंगा चेक करूंगा कि आपने कैसा काम किया है। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, स्टूडेंट के ऊपर। तो स्टूडेंट ही सारा काम को संभालता है, वही खुद लिखता है, करता है, बनाता है, जो भी प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल जो होता है सारा असेसमेंट या प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा। तो ये किसके अंदर आ जाएगी चीज, स्टूडेंट सेंटर के अंदर। ठीक है, आई समझ में। उसके बाद अगला आता है हमारा केस स्टडी। तो केस स्टडी क्या होता है हमारा, केस स्टडी मतलब कि किसी फिनोमिना या फिर कोई घटनाएं जो होती है उसके कारणों को समझने के लिए, है ना, तो उस घटना का क्या करेंगे, डाटा एकत्रित करना या इकट्ठा करना, तो वो केस स्टडी कहलाती है हमारी। ठीक है, तो ये अगर किसी भी कोई रीजन या घटना या कोई फिनोमिना है जो भी है ना, तो उसके जो ओरिजिन्स होते हैं कि ये चीज ऐसे क्यों हुई या कैसे हुई, ऐसा होना चाहिए था वैसे होना चाहिए, जो भी चीज है हम पढ़ाई को लेकर के करते हैं, है ना, किसी टॉपिक को ले लिया पढ़ाई में, है ना, तो उसके जो कोई कारण है उस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के, तो वो उसका जो रीजन होते हैं उसको ढूंढने के लिए जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, केस स्टडी। तो ये जो डाटा इकट्ठा करेगा इसके ऊपर काम करेगा वो कौन करेगा, स्टूडेंट करेगा, टीचर तो जाके करेगा नहीं, है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए जो पॉइंट हमारा ये किसके बेस है, स्टूडेंट सेंटर के ऊपर। अगला हमारा था प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि एक तो ये और एक पर्सनलाइज लर्निंग। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को फोकस करके एक पूरा कोर्स या प्रोग्राम जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, ये स्टूडेंट सेंटर होता है। और ये हमारा पर्सनलाइज लर्निंग, इसमें क्या होता है कि जो ये हमारा पॉइंट है पर्सनलाइज लर्निंग, इसमें स्टूडेंट को मतलब कि स्टूडेंट के हिसाब से जो पर्सनलाइज लर्निंग बनाई जाती है। ठीक है, ये भी क्या होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। उसके बाद हमारा आता है कंप्यूटर असिस्ट
लर्निंग, यानी इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग के अंदर कि जैसे कि ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज हो, है ना। तो जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपने मोबाइल लैपटॉप वगैरह से पढ़ रहे हैं वेबसाइट या ऐप से, तो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई क्विज सेक्शन दे रहे हैं या कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हैं, तो उसमें आपने टेस्ट, जैसे आप एग्जाम्पल टेस्ट ही दिया आपने ऑनलाइन कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल पे, ठीक है। तो क्या हुआ, टेस्ट देने के बाद में आपको तुरंत उन्होंने क्या दिया, फीडबैक दिया कि आपके इतने मार्क्स आए या जो भी चीज आपने पढ़ी, ठीक है। तो वो क्या हो रही है सारी, वो किसके ऊपर बेस है, सारी स्टूडेंट के ऊपर। तो ये क्या होगा, ये भी कंप्यूटर बेस्ड असिस्टेड लर्निंग क्या होगी, ये स्टूडेंट सेंट्रिक होगी। उसके बाद अगला हमारा आता है ओरेस्टिक मेथड, ठीक है। तो ओरेस्टिक जो मेथड है ये क्या है, यानी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। इसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। इन्होंने ये मेथड दिया था, यानी इनका मेथड का नाम था फाइंड एंड डिस्कवर, ठीक है। यानी फाइंड एंड डिस्कवर की थ्योरी इन्होंने दी थी। तो इन्होंने बताया था कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, ठीक है। तो अब किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, अगर उसका फाइंड आउट करना है किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो किसके माध्यम से होगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट सेंट्रिक होगा, ये भी ओरिस्टिक मेथड। इसमें चार इसके प्रिंसिपल बताए गए हैं। पहला प्रिंसिपल तो था जैसे कि आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, ठीक है, यानी आपको अपनी जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पहले। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, मेक ए प्लान, आपको प्लान बनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, कैरी आउट प्लान, यानी उस प्लान को आप फॉलो करोगे या लागू करोगे। उसके बाद फिर क्या करोगे, फोर्थ प्रिंसिपल क्या था इसका, इवैल्यूएट एंड अडेप्ट, ठीक है। यानी पता करोगे कि आपका जो प्रॉब्लम आई थी वो सोल्व हुई या नहीं हुई। तो ये चार इसके प्रिंसिपल बताए गए थे। इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे चल के, जब ये पूरा कंप्लीट जैसे हम करेंगे इस नीट को, तो उसमें आएगा हमारा ओरिस्टिक मेथड, तो उसके अंदर चल के ये चीज अच्छे से देखेंगे। तो अभी आप मोटा मोटा समझ लो, यानी इसका मतलब होता है फाइंड एंड डिस्कवर। तो ये क्या होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। पर्सनलाइज हमने पढ़ लिया। उसके बाद अगला आता है हमारा थिंक पेयर शेयर। तो थिंक पेयर शेयर का मतलब क्या होता है, यानी इसमें पेयर बना करके पढ़ना। तो क्लास में जैसे दो दो लोगों का ग्रुप बना दिया, तो उसमें एक पेयर बना दिया, उसके बाद वो डिस्कस करेंगे आपस में। उसके बाद फिर डिस्कस करने के बाद जो दो लोगों का ग्रुप है वो बदल जाएगा, उसमें से एक बंदा दूसरे ग्रुप में चले जाएगा, दूसरे बंदे का वो पहले वाले ग्रुप में आ जाएगा। फिर आपस में दो दो ग्रुप का फिर से वो ग्रुप बन के तैयार होगा, फिर आपस में डिस्कस करेंगे। तो उसको ग्रुप को डिस्कस करने को क्या कहेंगे, थिंक पेयर शेयर। उसके बाद लास्ट हमारा आता है कोऑपरेटिव लर्निंग। तो इसका मतलब होता है कि लर्निंग बाय डूइंग या लर्न बाय डूइंग, यानी खुद से करके सीखना। तो ये क्या होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। क्लियर, यानी लर्निंग बाय डूइंग, जब आप लर्न करके सीखोगे या करोगे, तो ये किसके बेस होती है ये चीज, स्टूडेंट सेंट्रिक के ऊपर। तो उसके बाद ये तो हमारा कंप्लीट हो गया किसके, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड सारे। तो अगर अगला जो हमारा पॉइंट आता है, एक चीज बच गई थी मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर, कौन सी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड क्या होता है कि जहां पे डायरेक्ट टीचिंग और इनडायरेक्ट टीचिंग। और डायरेक्ट का मतलब होता है कि डायरेक्ट टीचिंग, आपको पढ़ाना जैसे कि बोल करके, ठीक है, सिखाना या पढ़ाना। और इसमें क्या होता है इनडायरेक्ट टीचिंग में, यानी करके सीखना या फिर ऑब्जर्व करके सीखना, ठीक है। यानी जो टीचर आता है क्लास में आपको डायरेक्ट बोल करके पढ़ाएगा, तो क्या होती है डायरेक्ट टीचिंग। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि आप डायरेक्टली ना सीख करके इनडायरेक्टली सीखोगे किसी चीज को भी,
जो भी सीखना होगा। जैसे इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट टीचिंग है एक तरीके से ये थ्योरेटिकल है, और इनडायरेक्टली जो है ये क्या हमारा प्रैक्टिकली है। क्लियर? तो इसका एक मैं एग्जांपल अगर आपको दूं कि डायरेक्ट टीचिंग के अंदर जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज जो सीखते हैं, तो क्या करेंगे, कोचिंग सेंटर जाएंगे, वहां पे कोचिंग सेंटर जाकर के वो टेंस है ना, वर्ब वगैरह, या फिर जो ग्रामर एक मोटे तरीके से मैं कहूँ, ठीक है, तो ग्रामर वहां पढ़ेंगे, उनमें सारी चीजें इंग्लिश की पढ़ पढ़ के जो भी है वो एक अच्छे इंग्लिश मतलब कि सीख जाएंगे वहां पे। तो उसके बाद जो उनका जो इंग्लिश का जो लेवल रहेगा एक तो वो, और एक जो बंदा ऐसा है जिसको 5-6 साल के लिए ऑफर कहीं मौका मिल गया जाने का यूएस वगैरह, ठीक है, या फिर ठीक है ब्रिटेन वगैरह जाने का मौका मिल गया, तो वहां 5-6 साल रह करके जब वो आएगा वापस, तो उसकी इंग्लिश और यहाँ पर जो सीखी हुई इंग्लिश उसमें कितना फर्क मिलेगा आपको। ये इंग्लिश कोचिंग सेंटर पे जाके स्पीकिंग कोर्स करके या जो भी तरीके से अपने पूरा अच्छी इंग्लिश से कर लेगा, लेकिन इसकी इंग्लिश में के बजाय जो ये जो बंदा आएगा जो यूएस जा करके आएगा सीख करके, तो इसकी इंग्लिश का एक इफेक्ट जो आएगा वो एकदम अलग रहेगा। ठीक है, यानी इसकी इंग्लिश क्या होगी, इफेक्टिव रहेगी, और उसका जो एक्सेंट जो है वहां पर जाकर माहौल में रह करके सीख लिया उन्होंने। तो उन्होंने तो कोई कोचिंग वगैरह ली नहीं, क्या हुआ, माहौल में रह के सीखा। यानी कि इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इन्होंने तो डायरेक्ट किया, डायरेक्ट सीखा, और उन्होंने क्या सीखा, इनडायरेक्ट सीखा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लर्निंग और इनडायरेक्ट लर्निंग का आप मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज ये आ जाती है कि जब आप लोग ये अगर दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर अगर इनडायरेक्ट लर्निंग अगर इतनी अच्छी है, जब आप इनडायरेक्टली तरीके से इतना अच्छा सीख सकते हैं डायरेक्ट वाले से, है ना, तो फिर क्यों ना इनडायरेक्ट ही रहने दो। यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों जरूरी है क्या? तो इसमें आपको लग रहा कि फिर जरूरी तो यही है, डायरेक्ट तो जरूरी होगी नहीं, है ना। तो इसमें आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जरूरी दोनों होती है। क्यों होती है उसका रीजन मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ एक बात ये कहूँ कि अगर आपने जेआरएफ निकाल लिया तो आपका पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा, आपकी लाइफ बन जाएगी, ठीक है, और आप मतलब कि सफलता की पहली सीढ़ी पार कर लेंगे। मैंने आपको बोल करके बताया, तो क्या हुआ, डायरेक्ट लर्निंग के अंदर आ गया। और इनडायरेक्ट लर्निंग में क्या हुआ कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि नहीं निकला तो उसके बाद जो आप सीखेंगे, अरे एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आपने जेआरएफ निकाल लिया तो आपका पीएचडी में हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से ये सब बातें। अगर नहीं हुआ तो फिर आपके मतलब कि जो कैरियर है वो इतना अच्छा नहीं है, आपका पीएचडी में नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो ये क्या हुआ, मैंने डायरेक्टली आपको बोल करके चीज समझा दी। तो एक तो ये हमारा डायरेक्ट लर्निंग के अंदर आ गया, और दूसरा क्या है कि करके सीखना है, ऑब्जर्व करके सीखना। जब आपने एग्जाम दिया तब आपको पता चला कि वास्तव में हमारा तो हो गया, जेआरएफ निकल गया, उसके बाद हमारा पीएचडी में एडमिशन हुआ, और आगे चल के हमारी जॉब लग गई। तो क्या हुआ, करके सीखा आपने, या ऑब्जर्व करके सीखा, जिसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट लर्निंग। ठीक है, तो दोनों में आपने मोटा मोटा फर्क समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका जो यूनिट थी हमारी, यूनिट का नहीं, ये जो टॉपिक था। अब इसके ऊपर जो आए हुए क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग आर लर्नर सेंटर। तो टीचिंग का कौन सा पार्ट है जो लर्नर सेंटर है, यानी लर्नर के ऊपर है ये चीज। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले है ऑप्शन हमारा साइबरनेटिक्स। अब यहाँ पे एक स्मार्ट तरीका मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जाम में आप लोग बैठते हैं तो ये आपके सामने कितने ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये यहाँ तक के 5 आपके सामने ऑप्शन है। अब इसमें से आप क्या करेंगे, इन पांचों को पढ़ेंगे, उसके बाद आप इनको देख करके दिमाग में एनालाइज करेंगे, इनके में कौन सा सही होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर आप नीचे ऑप्शन देख करके फिर आप उसमें क्लिक करते हैं कि ये वाला होगा। तो अब इसका एक स्मार्ट तरीका ये है कि आप लोग ऐसे किया करें, अब आगे से ध्यान रखना एक चीज कि क्वेश्चन में पूछा है कि टीचिंग कौन सी टीचिंग है जो लर्नर सेंटर्ड है। तो लर्नर सेंटर में हमने क्या पढ़ा था, पहला ऑप्शन हमारा साइबरनेटिक्स। मतलब कि साइबरनेटिक्स का मतलब क्या था, मैंने क्या बताया था कि एक फीडबैक प्रोसेस है, ठीक है, क्या है, फीडबैक मेथड है। ठीक, देख लो एक बार वापस से, क्या था हमारा फीडबैक मेथड। क्लियर?
तो अब आपको ये पता चल गया कि ए ऑप्शन तो हमारा होगा ही होगा, किसमें, लर्नर सेंटर में। तो अब आ जाओ नीचे ऑप्शन में। अब जिसमें ए नहीं है उसको काट दो, ये कट गया और ये कट गया, ठीक है। दो ऑप्शन कट गए हमारे। अब बच के दो, पहला और दूसरा। ए इसमें भी आ रहा है और ए इसमें भी आ रहा है। अब पीछे क्या बच गया, डी, और ये बच गया बी। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ एक तो इस बी के ऊपर नजर मारनी है और एक इस डी के ऊपर नजर मारनी है। बाकी आपको ये ऑप्शन हटा दिया और ये हटा दिया, आधा काम आसान आपका। अब इन दोनों में से देखना है कि कौन सा हो सकता है। चलो देखते हैं। लेक्चर विद ऑडियो विजुअल एड्स, यानी आपको लेक्चर मिलेगा किसके साथ, ऑडियो के साथ में और विजुअल एड्स के साथ में। तो ये क्या हो गया, जब आपको लेक्चर मिल रहा है तो वो क्या हो गया, टीचर सेंटर हो गया, ठीक है। जब आपको लेक्चर दे रहा है टीचर ऑडियो के साथ में या विजुअल एड्स के साथ में तो टीचर सेंटर हो गया, स्टूडेंट सेंट्रिक तो होगा नहीं। तो अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं, डी क्या है, प्रैक्टिकल टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट्स। वो भी चीज मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट बेस में, कि आपको कोई असेसमेंट या प्रोजेक्ट्स वगैरह दे देंगे टीचर्स, है ना। तो कहेंगे कि आपका काम है, आप करके लेके आओ। तो क्या हुआ, प्रोजेक्ट स्टूडेंट सेंट्रिक होता है ना, यानी लर्न बेस। तो आगे चीज समझ में, तो इसका मतलब क्या होगा कि डी ऑप्शन होगा हमारा। तो डी किस में है, पहले में है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। क्लियर, इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, आइडेंटिफाई दोज टीचिंग स्ट्रेटेजीज विच आर लर्नर सेंटर। अब इसमें वही चीज फिर से पूछ ली कि लर्नर सेंटर की चीज हमें बतानी है कि कौन सी चीज है जो टीचिंग की जो लर्नर सेंट्रिक है। तो पहला हम देखें कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग, तो क्या था कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि लर्निंग बाई डूइंग। ये लास्ट लास्ट वाला पॉइंट था, शायद आप लोगों ने देखा हो, ध्यान हो, अभी भी जस्ट पढ़ के आए हैं लर्नर सेंटर के अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग। क्लियर, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, ए तो होगा। अब वही दिमाग फिर लगाओ कि जिसमें ए है उसको छोड़ दो, बाकी काट दो। क्लियर, लेकिन इसमें आपका श्योरिटी होनी चाहिए कि ए है तो फिर है। जिसमें से ए बी सी डी ई में से कोई भी एक आप एक ऐसा ऑप्शन चूज कर लो जो आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि चीज मैंने पढ़ी है और ये तो डेफिनेटली इसमें आ ही आएगी। उसके बाद फिर आप ये काटा पीटा करें, ऐसा ना हो कि आपने वहां पे ऐसे तुक्का लगा दिया, नीचे काट पीट करके जो सही आंसर था उसको भी काट दिया, ऐसा मत करें, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, सी इसमें भी है और सी इसमें भी है, इसका मतलब सी भी होगा हमारा। क्लियर, आ गया डायरेक्ट आंसर इसका सी। अब लास्ट में बच गया हमारा एक तो ये बी और एक ये डी। तो बी और डी आप सिर्फ इन दोनों के ऊपर नजर लगानी है, देखिए बी के ऊपर और एक डी के ऊपर, इन दोनों में से कोई एक होगा लर्नर सेंट्रिक। तो देखते हैं कौन सा हो सकता है। बट टीम टीचिंग, टीम टीचिंग का मतलब क्या होता है, टीम टीचिंग मतलब कि एक मैंने बताया था कि बड़ी क्लास होती है या क्लास बड़ी हो जहाँ पे काफी ज्यादा टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे मैंने बताया ना स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में जहाँ पे क्लास में बैठे होते हैं, एक टीचर आएगा पढ़ा के चला गया, फिर दूसरा टीचर आएगा पढ़ा के चला गया, तो क्या हुआ, टीचर सेंट्रिक हो गया। तो इसका मतलब तो बी तो हमारा आएगा नहीं। तो अब सीधा सीधा आपको आंसर नजर आ गया होगा कि क्या होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपना आंसर टिक लगाने से पहले, जल्दबाजी करने से पहले आप जो है अपना आंसर पहले वेरीफाई कर ले कि ये चौथा जो ऑप्शन दे रखा है क्या ये सही भी है। तो देखते हैं, चलो क्या है कि मैं पेयर शेयर डिस्कशन, मैंने क्या बताया था पेयर शेयर डिस्कशन में कि दो दो का ग्रुप बना देते हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे, फिर वो ग्रुप बदल जाता है, उसमें से एक एक आपस में चेंज हो जाते हैं, दूसरे ग्रुप का एक बंदा इधर आ जाएगा, एक उधर चला जाएगा, फिर दो दो के पेयर बन गए, फिर डिस्कस करने लगे, तो ये क्या हो गया, स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया। तो मतलब ये भी होगा हमारा। तो क्या आंसर आ गया हमारा, ए और सी और डी, ठीक है, ए, ये सी और ये डी। तो ए सी डी किस में है, ए सी डी इसमें है। तो ये हमारा कौन सा आंसर आ गया, थर्ड आ गया। क्लियर, आ गया समझ में। चलो अगले ऑप्शन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे। अगला है हमारा इनडायरेक्ट लर्निंग। आप पूछ ले इसमें कि इनडायरेक्ट लर्निंग बताओ कौन सी है इनमें से। तो चलो देखते हैं इनडायरेक्ट लर्निंग में क्या है। कि सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन दे रखा है,
पहला है एंगेजमेंट इन एन इंक्वायरिंग प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आप एक काम किया करो कि क्वेश्चन पढ़ के एक बार उस क्वेश्चन को ना दिमाग में सोच लिया करो कि इसका मतलब होता क्या है, उसके बाद फिर ऑप्शन पे चला करो। अब वापस से चलते हैं कि इनडायरेक्ट लर्निंग क्या होती है। मैंने आपको क्या बताया था, इनडायरेक्ट लर्निंग का मतलब क्या होता है कि करके सीखना। ठीक है, आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो इनडायरेक्ट लर्निंग आपके दिमाग में आया होगा, और दिमाग में आते ही आपको सिर्फ ये क्लिक होना चाहिए कि इसका मतलब ये तो ये होता है भैया, तो करके सीखना या फिर ऑब्जर्वेशन से, है ना, ऑब्जर्व करके सीखना। तो क्या हो गया हमारा, यानी एक तरीके से हम इसको प्रैक्टिकली कह सकते हैं। इतना अगर आपके दिमाग में आ गया, उसके बाद अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे आगे। तो क्या आगे इसमें क्या होगा, इनडायरेक्ट मतलब कि इसमें टीचिंग का डायरेक्ट, टीचर का कोई डायरेक्ट रोल नहीं रहता, हम इनडायरेक्टली तरीके से सीखते हैं चीजों को। चलो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, एंगेजमेंट इन एन इंक्वायरिंग प्रोसेस। मतलब कि क्वेश्चंस पूछने के प्रोसेस को एंगेज करना, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, या पूछताछ जो प्रक्रिया होती है, हमारा प्रोसेस होता है, उसको शामिल करना। ठीक है, तो क्या ये चीज सही है, यानी क्वेश्चन पूछने के प्रोसेस को एंगेज करना। तो हम क्या क्या हो रहा है इनडायरेक्ट लर्निंग में, क्वेश्चन इंक्वायरी प्रोसेस, यहाँ पे इंक्वायरी प्रोसेस जो हो रहा है, जो ये क्या होगा हमारे इनडायरेक्ट लर्निंग के अंदर आएगी। ठीक है, तो अगला चलो देख लेते हैं। अगला क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड कंटेंट प्रेजेंटेशन, यानी जो किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कंटेंट को प्रेजेंट करना। तो ये क्या हो गया हमारा, कंटेंट बेस्ड नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड कंटेंट प्रेजेंटेशन। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर कंटेंट को प्रेजेंट करना, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या होगा, ये इनडायरेक्ट लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, यानी इसमें क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट बेस पे आपकी कंटेंट जो है वो प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट लर्निंग के अंदर आएगी। उसके बाद अगला देख लेते हैं क्या है कि गेनिंग अटेंशन, मतलब कि जो टीचर होता है वो ध्यान जो है आपका, यानी मतलब कि टीचर आपको कुल मिला के ये है इस लाइन का मतलब कि टीचर आपको कहेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप देखो उसको समझो, और कोई प्रॉब्लम आती है तो बताओ, एक तरीके से ना, गेनिंग अटेंशन एंड इन्फॉर्मिंग द लर्नर्स ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मतलब कि निर्देशात्मक उद्देश्य कह सकते हैं, यानी पढ़ाई के उद्देश्य क्या है ये बताना स्टूडेंट को। तो ये हमारा डायरेक्ट लर्निंग के अंदर आ जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं। अगला देख लेते हैं, presenting the stimulus material and stimulating recall of prerequisite learning। तो इसका मतलब ये होता है यानी किसी मटेरियल को दिखा करके सिखाना। तो आप किसी मटेरियल को दिखा करके सिखा रहे हो तो क्या हो, डायरेक्ट लर्निंग हो रही है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। अगला क्या है, encouraging students to use reference from their own experience। जो उनका एक्सपीरियंस है उन एक्सपीरियंस के आधार पर उनको सिखाना। ठीक है, तो उनका एक्सपीरियंस के बेस पर अगर सीखेंगे तो क्या आ जाएगी, इनडायरेक्ट लर्निंग के अंदर ये चीज आ जाएगी। तो हमारे ये आ गया ए बी ई, तो ये हमारा कौन सा होना चाहिए, ए बी ई, ये थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें पूछ लिया कि स्टूडेंट सेंटर्ड क्या है। अब स्टूडेंट सेंट्रिक में क्या आता है कि जो स्टूडेंट के ऊपर होता है, यानी वो उसका दिमाग चलवाना या उसका क्वेश्चन आंसर पूछना स्टूडेंट का, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है कि एम्पैथाइजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एग्जाम्पल, यानी उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एग्जाम्पल दे करके सिखाना। अब स्टूडेंट को जैसे कि मान लो आपने कोई चीज पढ़ा दी, ठीक है, ये चीज आपने पढ़ा दी स्टूडेंट को, अब वो समझाने के लिए आपने क्या किया कि उसको उस चीज से रिलेटेड आपने एग्जाम्पल दिए। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल को देख करके स्टूडेंट क्या है कि उसको उससे रिलेट करके सीखेगा, तो उसको चीज आ जाएगी समझ में। तो क्या हुआ, वो चीज डायरेक्टली आया चाहे इनडायरेक्टली, तो क्या हो रहा है कि आपने एग्जाम्पल दिया तब वो चीज समझ में आई, तो मतलब कि क्या हुआ, ये स्टूडेंट सेंट्रिक होगा। क्लियर। उसके बाद क्या है हमारा, प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल, मतलब उत्प्रेरक या प्रोत्साहन जो मटेरियल है वो प्रेजेंट करना आप स्टूडेंट के सामने। तो आप वो प्रेजेंट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, टीचर सेंट्रिक हो जाएगा।
उसके बाद अगला है हमारा इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सेक्शन। जब आप क्वेश्चन आंसर सेक्शन रखेंगे तभी तो बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो दूर होएगी। आपने जस्ट सिर्फ प्रेजेंटिंग जस्ट स्टिमुलस मटेरियल आपने कर दिया या आपने प्रेजेंट कर दिया या प्रोत्साहन मटेरियल दिखा दिया तो उससे बच्चे की प्रॉब्लम दूर थोड़ी ना होगी। ठीक है, आप उसको जो पढ़ाने का तरीका है उसको इजी बिल्कुल बना रहे हो लेकिन प्रॉब्लम दूर नहीं होगी इससे। तो इसमें क्या होगा कि इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सेक्शन है, जब आप ये करोगे तो उसमें स्टूडेंट की प्रॉब्लम दूर होगी। तो ये क्या किसके ऊपर बेस होता है? स्टूडेंट सेंट्रिक के ऊपर। तो ये इसका मतलब हमारे ये भी होगा। पहला हो गया ये हो गया। उसके बाद प्रेजेंटिंग आस्किंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, यानी टीचर प्रेजेंट कर रहा है उसके बाद पूछ रहा है और फिर उनको फीडबैक दे रहा है। ठीक है, टीचर ने पढ़ाया तो वो पूछा कि आपको आया कि नहीं आया, और बच्चों को आ गया तो ठीक है, उसको उनको क्या है फीडबैक प्रोवाइड करवा दिया। तो क्या हो गया, ये टीचर सेंट्रिक हो गया हमारा। और ये लास्ट में क्या है, प्रोमोटिंग प्रॉब्लम एंड सोल्विंग अप्रोच। बिल्कुल ये बात सही है, जब आप प्रॉब्लम सोल्व कराओगे तो बच्चे की प्रॉब्लम, मैंने ये क्वेश्चन आंसर वाली चीज होती है कि अगर उसको बच्चे का दिमाग चलवाने एक तरीके से है ना, तो वो प्रॉब्लम सोल्व करवाओगे तो वो क्या दिमाग तो चलेगा बच्चे का। तो ये भी हमारा आंसर होगा, ये मान सकते हैं इसको। तो क्या हो गया, ए सी और ई। तो ए सी ई हमारा किसमें है, ए सी ई, ये फोर्थ आ जाएगा हमारा। क्लियर। और ये लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है कि ट्यूटोरियल्स, ग्रुप डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर सेक्शन आर ए डायलॉजिक एंड पार्ट ऑफ डायरेक्ट टीचिंग मेथड। डायरेक्ट टीचिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि टीचर आपको डायरेक्ट बोल करके पढ़ाएगा, यानी बोल करके सिखाना। तो उसमें क्या होता है कि ट्यूटोरियल्स, यानी ट्यूटोरियल्स आपको डायरेक्टली आप सीख रहे हो ट्यूटोरियल से। ऐसा तो नहीं कि टीचर आपकी क्लास में ट्यूटोरियल चला रखा है और आप घर बैठे उसको मतलब कि आंख बंद करके बैठे हैं तो आपको समझ में आ गया, या कहीं आप घूम रहे हैं बाहर तो समझ में आ गया, तो ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, ट्यूटोरियल्स आप लाइव देख रहे हैं वहां पे, तो क्या होगा, डायरेक्ट टीचिंग हो गई हमारी। ग्रुप डिस्कशन हो गया, तो ये भी आपका डायरेक्ट टीचिंग के अंदर आ जाएगा। क्वेश्चन आंसरिंग जो हो रहा है ये भी हमारे डायरेक्ट टीचिंग के अंदर आ जाएगा ना। डायलॉजिक मैंने बताया था। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे डायरेक्ट टीचिंग है और इनडायरेक्ट टीचिंग है, ठीक है, एक टीचर सेंट्रिक है और एक स्टूडेंट सेंट्रिक है। ये चार टर्म ऐसी है कि ये बड़ी बारीकी से समझना इनको जरूरी होता है। और ये आपके इतने बारीकी के क्वेश्चन आ जाते हैं और इनके ऑप्शन भी इतने खतरनाक आते हैं कि दिमाग घुमा देते हैं चीजें, है ना। तो इनको आप अच्छे से देख लेना इन चारों चीजों को। अगला क्या कह रहा है हमारा कि प्रोजेक्ट वर्क, लेबोरेटरी वर्क, सिमुलेशंस, रोल प्लेइंग आर एक्शन बेस्ड एंड आर द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टीचिंग। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है कि टीचर आपको डायरेक्ट ना पढ़ाएगा, आपको इनडायरेक्टली वो चीजें पढ़ोगे तब समझ में आएगी। मतलब कि आप इनडायरेक्टली वो टीचिंग होती है इसके अंदर। तो क्या है कि प्रोजेक्ट बेस्ड, टीचर तो आपको पढ़ा नहीं रहा, प्रोजेक्ट आपको दे दिया, उसके बाद आप उसके प्रॉब्लम जो भी है उसको करके लेके आओगे, तो क्या होगा कि वो चीज आपको समझ में आएगी। तो इनडायरेक्ट टीचिंग हो रही है इसके अंदर। बिल्कुल लेबोरेटरी मतलब लैब के अंदर आप कोई जाके काम करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तो वो चीज आपको समझ में आएगी। बिल्कुल सही बात है ना। सिमुलेशन है, रोल प्लेइंग, ये भी हमारा इनडायरेक्ट टीचिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको भी आप इनडायरेक्ट टीचिंग के अंदर ऐड कर लेना, रोल प्लेइंग को, है ना। काफी बार ये ऑप्शन रखा मिल जाता है एग्जाम्स में, ऑप्शन में या क्वेश्चन में। तो क्या होता है कि इनडायरेक्ट टीचिंग का मेथड है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट ए एंड दो आर करेक्ट। क्लियर। तो ये हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है यहाँ पे, और अगली क्लास जो है आपकी जल्दी होगी। तो इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। चलिए ठीक है, चलते हैं अभी। नमस्कार सभी को।